Hello students, how are you? Today I am going to discuss with you how we breathe. हमने इससे पहले की वीडियो में डिस्कस किया कि हम ब्रीदिंग कैसे लेते हैं, ठीक है, उसको हम रिवाइज करते हैं और ब्रीदिंग कैसे करते हैं इसको हम कुछ एक्टिविटीज़ की मदद से भी समझेंगे कि कैसे एग्जैक्टली हम ब्रीदिंग करते हैं, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे आपके सामने एक डायग्राम बनाया गया है, इस डायग्राम से आपको समझाने की कोशिश की गई है कि जैसे आपका ये रिस्पिरेटरी सिस्टम है, ठीक है। तो ये जो डायफ्रेगम है यहाँ पे नीचे एट द फ्लोर ऑफ योर लंग, यहाँ पे डायफ्रेगम अटैच रहता है, ठीक है। तो डायफ्रेगम की रिदमिक मूवमेंट की वजह से आपके लंग का जो वॉल्यूम है, ठीक है, ये बढ़ता है और घटता है, जिससे कि इसमें एयर का प्रेशर भी उसी के हिसाब से, जब वॉल्यूम बढ़ जाता है तो एयर प्रेशर घट जाता है और जो वॉल्यूम कम हो जाता है तो एयर प्रेशर बढ़ जाता है। तो इसी की वजह से और एक्सेल करते हैं। जैसे कि अगर मैं फिर से समझाऊं कि जैसे कि ये डायफ्रेगम है, ठीक है, डायफ्रेगम जब नीचे जाएगा, ठीक है, नीचे जाने की वजह से ये रिब्स से भी अटैच रहता है, तो नीचे जाने की वजह से रिब्स भी फैलती हैं, बाहर की तरफ जाती हैं, ठीक है। तो रिब्स बाहर की तरफ जाएंगी तो ये ओवरऑल वॉल्यूम जो है ये इंक्रीज हो जाएगी। इंक्रीज होने से इसके अंदर जो भी एयर का प्रेशर है, ठीक है, वो प्रेशर जो है वो रिड्यूस हो जाएगा इन कंपैरिजन टू द एटमॉस्फेयर। तो उस प्रेशर डिफरेंस की वजह से हम इनहेल करते हैं, बाहर की एयर, एटमॉस्फेयर की एयर को हम अंदर लेते हैं, ठीक है। जैसे मैंने पहले भी बताया कि जैसे आंधी तूफान कैसे आता है कि एक जगह के ऊपर कम प्रेशर का एरिया बन जाता है और दूसरी जगह ज्यादा प्रेशर का एरिया रहता है, तो ज्यादा हाई प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ एयर मूव करती है, ठीक है। इसी तरीके से, इसी वजह से हम इनहेलेशन कर पाते हैं, ठीक है। फिर उसके थोड़ी देर के बाद ये जो डायफ्रेगम है ये फिर से अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आना चाहती है, ठीक है। ये नीचे की तरफ मूव करती है, यहाँ तक आती है, ठीक है। यहाँ आने के बाद थोड़ी देर के बाद ये वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे मूव करती है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। डायफ्रेगम वापस अपनी पोजीशन पे जाती है, ओरिजिनल पोजीशन पे, और ये ऊपर जाती है तो लंग्स भी इसके साथ साथ सिकुड़ते हैं। तो ये जो एरिया है वो अब यहाँ पे और रिड्यूस हो गया। रिड्यूस होने से अब यहाँ पे एरिया कम हो गया और उसके अंदर गैसेस ज्यादा है, तो यहाँ का प्रेशर बढ़ गया, ठीक है। यहाँ ज्यादा प्रेशर हो गया एज कंपेयर टू एटमॉस्फेयर, बाहर के कंपैरिजन में, ठीक है। तो जब आपको पता है एयर कहाँ से कहाँ मूव करती है, हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर, और इसी वजह से हम गैस को एक्सेल करते हैं या सांस छोड़ पाते हैं, ठीक है। तो कई बार आपने सुना होगा जैसे किसी का बहुत सिवियर एक्सीडेंट हो जाता है, अगर उसका डायफ्रेगम ब्रेक हो जाएगा तो उसका ये जो रिस्पिरेशन का जो रिदमिक पैटर्न है, ठीक है, अगर डायफ्रेगम ही डैमेज हो जाएगा तो फिर वो सांस कैसे लेगा, है ना, सांस नहीं ले पाएगा। तो कई बार एक्सीडेंटल केसेस में ये ऑन स्पॉट डेथ का रीजन भी बनता है कि डायफ्रेगम में चोट लग गई या डायफ्रेगम ब्रेक हो गया, तो ऑन द स्पॉट हम मर सकते हैं। इसीलिए पेट में, जैसे लोग कहते हैं ना, पेट में मुक्का मार दिया, वहीं पे मर गया, तो ये रीजन हो सकता है कि डायफ्रेगम अगर ब्रेक हो जाएगा तो जो ये रिस्पिरेशन का, ये जो ब्रीदिंग का जो पैटर्न है ये ब्रेक हो जाएगा, तो ऑन द स्पॉट डेथ होने की चांसेस होती है, ठीक है। तो इस पूरी मैकेनिज्म को हम कुछ एक्टिविटीज के थ्रू भी समझेंगे। जैसे कि पहली एक्टिविटी है एक्टिविटी 10.4, टेक अ डीप ब्रीथ, मेजर द साइज ऑफ द चेस्ट विद अ मेजरिंग टेप। फिगर में दिखाया गया है, जैसे यहाँ पे 10.6 में हम एक मेजरिंग टेप से अपने चेस्ट का साइज नाप सकते हैं। जैसे यहाँ पे देख सकते हो ना, जब हम एयर ब्रीथ करते हैं तो हमारे चेस्ट का वॉल्यूम बढ़ जाता है, ठीक है। जब हम एक्सेल करते हैं यानी ब्रीथ आउट करते हैं तो हमारे चेस्ट का साइज सिकुड़ जाता है ना। तो इस तरीके से आप एक एक करके अपनी क्लास के सारे बच्चों का चेस्ट साइज नाप सकते हैं और इस टेबल में नोट डाउन कर सकते हैं कि ड्यूरिंग इनहेलेशन चेस्ट का क्या साइज था, ड्यूरिंग एक्सहेलेशन चेस्ट का क्या साइज था, और दोनों में कितना डिफरेंस था इनहेलेशन और एक्सहेलेशन में, ठीक है। तो आप ये देखोगे कि जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट आएगा, लेकिन ये चेस्ट का साइज ड्यूरिंग इनहेलेशन और ड्यूरिंग एक्सहेलेशन ये अलग अलग होगा सबका, ठीक है। वो डिपेंड करता है आपकी हाइट के ऊपर, वेट के ऊपर, सेक्स के ऊपर, ठीक है, आप लड़के हो या लड़की हो, इसके ऊपर भी डिपेंड करता है। सो मेजर द साइज ऑफ द चेस्ट अगेन व्हेन एक्सपेंडेड एंड इंडिकेट विच क्लासमेट शोज द मैक्सिमम एक्सपेंशन ऑफ द
चेस्ट। तो आपकी मैक्सिमम एक्सपेंशन किस इस बच्चे का होता है, आप ये मेजर कर सकते हो, ठीक है। तो ये दिखाता है कि आप कितने हेल्दी हो, है ना। सो वी कैन अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग बाय सिंपल मॉडल। और अगर अभी भी कहीं गुंजाइश रह गई कि आपको उतने अच्छे से समझ में नहीं आया ब्रीदिंग का, तो एक और एक्टिविटी है, एक्टिविटी 10.5। हम इसकी मदद से समझ सकते हैं कि हम ब्रीदिंग कैसे करते हैं। क्या करना है कि आपको एक प्लास्टिक की बॉटल लेनी है, उसका नीचे से जो बॉटम होता है उसको कट कर देना है, ठीक है। आपको कैसा सेटअप करना है, इस तरीके से जैसे यहाँ पे दिखाया गया है, लेट मी शो यू। जैसे यहाँ पे, ठीक है, जैसे बॉटल में दिखाया गया है, एक बॉटल लेनी है, उसका फिर क्या करना है, उसके नीचे वाला पोर्शन को यहाँ से कट कर देना, बॉटम को कट कर देना है। बॉटम को कट करके यहाँ पे एक बलून गुब्बारा आता है, गुब्बारे को भी ऊपर से कट कर दीजिए और गुब्बारे का ये पोर्शन से, ये जो बॉटल का नीचे वाला पोर्शन है उसको गुब्बारे से यहाँ रबर बैंड लगा करके इसको टाइट कर दीजिए गुब्बारे के शीट को, ठीक है। और नीचे से गुब्बारे को आप मैनेज कर सकते हो। और ऊपर से क्या करना है, एक कॉर्क में एक पाइप डाल दीजिए और ये जो पाइप है यहाँ पे एक छोटा बलून यहाँ लगा दीजिए, एक छोटा बलून यहाँ लगा दीजिए और पाइप से इसको बाइफरकेट करते हुए ऐसे इस तरह का सेटअप बना लेना है आपको, ठीक है। जैसे हमारी लंग्स में होता है, जस्ट लाइक दैट, ठीक है। इस तरीके से हमने एक प्लास्टिक की पाइप को ऐसे जोड़ के और उसमें 2 गुब्बारे लगा करके बॉटल के अंदर रख लिया, ठीक है, दिस इज योर बॉडी। अब हमें क्या करना है कि ये जो रबर की शीट है यहाँ पे आपने लगाया बलून का, इट इज जस्ट लाइक योर डायफ्रेगम, ठीक है। तो जब आप इसको नीचे खींचोगे, नीचे की तरफ पुल करोगे इस रबर को, ठीक है, तो क्या होगा कि इस पूरे जार का वॉल्यूम बढ़ जाएगा। वॉल्यूम बढ़ जाने से क्या होगा कि इसका जो प्रेशर है वो रिड्यूस हो जाएगा और बाहर की एयर अंदर आ जाएगी और आपको देखने को मिलेगा कि ये गुब्बारे फूल गए हैं, ये गुब्बारे फ्लफी हो गए, ठीक है। और वहीं पे जैसे ही आप इस रबर शीट को अंदर की तरफ, जैसे इस डायग्राम में दिखाया गया है कि रबर शीट को अंदर की तरफ ढकेलेंगे आप, तो क्या होगा, इस पूरे जार का वॉल्यूम अब इतना ही रह गया। पहले यहां तक जा रहा था वॉल्यूम, अब इतना ही रह गया, ठीक है। वॉल्यूम कम हो गया यानी इसके अंदर प्रेशर ज्यादा हो गया एज कंपेयर टू एटमॉस्फेयर, ठीक है। तो प्रेशर वॉल्यूम कम होने से, प्रेशर ज्यादा होने से अब एयर कहाँ मूव करेगी, एयर यहां से बाहर की तरफ मूव करेगी, क्योंकि हमें पता है कि एयर का मूवमेंट कहाँ होता है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। अब अंदर जो है वो हाई प्रेशर बन गया है, तो अंदर से एयर बाहर की तरफ मूव करेगी, तो यहाँ पे गुब्बारे फिर से इन्फ्लेटेड हो जाएंगे, पिचक से जाएंगे, है ना। तो इसी तरीके से हमारी लंग्स में भी हम रिस्पिरेशन करते हैं। तो रिस्पिरेशन में जो कई बार बच्चे उल्टा समझते हैं कि हम एयर लेते हैं, हवा हम इनटेक करते हैं, इस वजह से डायफ्रेगम यहाँ आता है, फिर हम सांस छोड़ते हैं, उसकी वजह से डायफ्रेगम ऊपर जाता है। बट एक्चुअली में उल्टा होता है। एक्चुअली में डायफ्रेगम नीचे आता है पहले, फिर हम सांस लेते हैं, फिर डायफ्रेगम ऊपर जाता है, फिर हम सांस छोड़ते हैं, ठीक है। एक्चुअली इट इज द डायफ्रेगम विच इज कंट्रोलिंग अवर ब्रीदिंग प्रोसेस, नॉट द ब्रीदिंग विच इज कंट्रोलिंग द डायफ्रेगम मूवमेंट, ठीक है। तो ये कभी नहीं भूलना है कि डायफ्रेगम की वजह से प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होता है, डायफ्रेगम की मूवमेंट की वजह से प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होता है। दैट इज व्हाई वी आर एबल टू टेक द इनहेल एंड एक्सहेल, ठीक है। सो अब बूझो का एक क्वेश्चन आ रहा है, उसको हम देख लेते हैं कि बूझो वांट्स टू नो हाउ मच एयर अ पर्सन कैन होल्ड इन द लंग्स, ठीक है। एक पर्सन अपनी लंग्स में उसकी क्या कैपेसिटी हो सकती है, ठीक है, इसको वाइटल कैपेसिटी कहते हैं। तो एक ये डिपेंड करता है कि आपकी उम्र क्या है, एज क्या है, सेक्स क्या है, ऑल दीज फैक्टर्स, बट यू कैन फाइंड आउट दिस आंसर थ्रू गूगल कि एक पर्सन कितना अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन या एयर अपने अंदर लंग्स में कैरी करता है, ठीक है। सो व्हाट डू वी ब्रीथ आउट, ठीक है। अब हमने ये समझ लिया कि हम ब्रीदिंग कैसे करते हैं। अब हम ये देखना चाहते हैं कि व्हाट डू वी ब्रीथ आउट। तो जैसे मैंने कहा कि हम इनहेल करते हैं ऑक्सीजन, क्योंकि एयर में इनहेल करते हैं तो ऑक्सीजन सबसे ज्यादा उसमें रहती है, और एक्सहेल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। बट वी वांट टू टेस्ट इट कि हम एग्जैक्टली क्या ब्रीथ आउट करते हैं, ठीक है। तो टेक अ सिलेंडर, क्लीन टेस्ट ट्यूब और अ ग्लास प्लास्टिक बॉटल, एक सिलेंड्रिकल टेस्ट ट्यूब या प्लास्टिक की बॉटल या ग्लास की बॉटल ले लीजिए। मेक अ होल इन इट्स लीड एंड फिक्स इट ऑन द बॉटल।
Pour some freshly prepared lime water in the test tube. Insert a plastic straw. एक ट्यूब ले लीजिए जैसे इस बच्चे ने ली है, इसके अंदर लाइम वाटर ले लीजिए, ठीक है। लाइम वाटर की प्रॉपर्टी क्या होती है, जैसे ही हम फूंक मारते हैं तो लाइम वाटर जब कार्बन डाइऑक्साइड, लाइम वाटर पहले क्लियर होता है, ट्रांसपेरेंट सोल्यूशन होता है, लेकिन जैसे ही हम उसमें फूंक मारते हैं तो लाइम वाटर व्हेन रिएक्ट्स विद कार्बन डाइऑक्साइड इट फॉर्म्स कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। और कैल्शियम कार्बोनेट का कलर क्या होता है, व्हाइट, ठीक है। तो इसकी मदद से, इस एक्सपेरिमेंट की वजह से हम पता कर सकते हैं कि हम जो फूंकते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज बहुत ज्यादा रहता है, ठीक है। सो फ्रेशली प्रिपेयर लाइम वाटर इन द टेस्ट ट्यूब, इंसर्ट अ प्लास्टिक स्ट्रॉ थ्रू the hole in the lid in such a way that it dips in the lime water. Now blow gently through the straw a few times. So is there a change in the appearance of lime water? Can you explain this change on the basis what you learned in chapter 6? तो हमने देखा कि lime water plus carbon dioxide to give you calcium carbonate, तो इसकी वजह से उसका कलर व्हाइट हो जाता है, जो कि मिल्की हो जाता है कह सकते हो आप, ठीक है, जो कि पहले ट्रांसपेरेंट सोल्यूशन था। सो यू आर अवेयर दैट एयर वी इनहेल और एक्सहेल इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। हमें पता है कि कोई भी एयर प्योर नहीं है, जैसे हमारे एटमॉस्फेयर में 72% नाइट्रोजन है और 21% ऑक्सीजन है, लेकिन जब हम इनहेल करते हैं तो नाइट्रोजन भी जाती है साथ के साथ, लेकिन ऑक्सीजन जाती है ज्यादा, ठीक है। सो व्हाट डू यू वी एक्सेल, जो हम जब सांस छोड़ते हैं तो ऐसा नहीं कि उसमें पूरी की पूरी कार्बन डाइऑक्साइड होती है, बट यस कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज सबसे ज्यादा रहता है, ठीक है। सो वी एक्सेल ओनली कार्बन डाइऑक्साइड और ए मिक्सचर ऑफ गैसेस अलोंग विद इट। तो क्या हम केवल और केवल कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, क्या मिक्सचर ऑफ गैसेस निकालते हैं? यस, हम मिक्सचर ऑफ गैसेस निकालते हैं जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज ज्यादा रहता है, ठीक है। बट वो भी मिक्सचर ऑफ गैसेस होते हैं, उसमें नाइट्रोजन भी होता है, उसमें ऑक्सीजन भी होता है, ठीक है। You must have also observed that if you exhale on a mirror, a film of moisture appears on its surface. From where do these droplets came? जब आप शीशे के ऊपर करके करते हो तो भाप जम जाती है, यानी उसके अंदर मॉइस्चर, वाटर वेपर भी होता है। तो वाटर वेपर, ये जो मॉइस्चर है वो कहाँ से आता है, वो वाटर वेपर से आता है। तो आपकी बॉडी के अंदर आपको पता है 70% वाटर होता है, तो वहां से आता है, ठीक है। सो नाउ एक हम और एक नोटिस देखते हैं यहाँ पे क्या है कि बेटर ब्रीथ फॉर बेटर लाइफ। तो अगर हमें बेटर लाइफ चाहिए तो हमें रेगुलरली और अच्छे से ब्रीथ करना चाहिए, ठीक है। सो रेगुलर ट्रेडिशनल ब्रीदिंग एक्सरसाइज जैसे कि प्राणायाम, ठीक है, कैन इंक्रीज द कैपेसिटी ऑफ लंग्स टू टेक इन मोर एयर। तो जैसे ही आपको पता है कि हमारी बॉडी के लिए ऑक्सीजन कितना जरूरी है, क्योंकि कोई भी ग्लूकोज का ब्रेकडाउन या कोई भी एनर्जी का प्रोडक्शन तभी होगा जब बॉडी में ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन जाएगी और हमारी मेटाबॉलिक एक्टिविटी, सेलुलर एक्टिविटीज और बेहतर होगी, हम ज्यादा स्वस्थ रहेंगे, ठीक है। तो एक्सरसाइज या ब्रीदिंग एक्सरसाइज उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लंग्स जो है एज के साथ क्या करते हैं, सिकुड़ते जाते हैं। और अगर हमारी लाइफस्टाइल अच्छी नहीं है, हम स्मोक करते हैं या बहुत पोल्यूटेड सिटी में रहते हैं, तो लंग्स की कैपेसिटी ऐसे ही कम होते लगती है। लेकिन कुछ एक्सरसाइजेज जैसे कि प्राणायाम, इससे हम अपनी लंग की कैपेसिटी को बरकरार रख सकते हैं या इंक्रीज भी कर सकते हैं, ठीक है। सो दस मोर ऑक्सीजन कैन बी सप्लाई टू द बॉडी सेल्स रिजल्टिंग इन रिलीज ऑफ मोर एनर्जी। तो जितना ज्यादा ऑक्सीजन हमारी बॉडी में जाएगा उतनी ही ज्यादा हमें एनर्जी मिलेगी, ठीक है। सो बूझो wants to know if cockroaches, snails, fish, earthworms, ants and mosquitoes also have lungs. तो बूझो ये जानना चाहता है कि ये जो छोटे छोटे जानवर हैं जैसे कि कॉकरोच है, स्नेल है, फिश है, अर्थवॉर्म, एंड्स, मॉस्किटोज, तो हमारे पास तो इतना अच्छा, हमने अभी पढ़ा, रिस्पिरेटरी सिस्टम है जिसकी की वजह से हमारी बॉडी में एनर्जी जनरेट होती है और हम रिस्पिरेशन करते हैं। इनके पास क्या चीज है, ये लोग कैसे जिंदा रहते हैं? तो इसका आंसर है नो। उनके पास एग्जैक्टली हमारे जैसा लंग्स तो नहीं रहता है, लेकिन यस उनके पास एक अलग तरह का मैकेनिज्म होता है जिसकी की वजह से वो सेम प्रोसेस परफॉर्म करते हैं, ठीक है। वो भी ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, बट थ्रू अ डिफरेंट मैकेनिज्म। दे परफॉर्म द सेम जॉब बट थ्रू डिफरेंट सेटअप। उनकी बॉडी दूसरी चीजों के लिए अडेप्ट रहती है, ठीक है। सो
द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन इनहेल्ड एंड एक्सहेल्ड एयर, यहाँ पे लिखा गया है कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड में कितनी परसेंट, इनहेल्ड एयर यानी जो हम सांस लेते हैं उसमें 21% ऑक्सीजन होती है, ठीक है, और एटमॉस्फेयर में आपको पता है 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड होती है। तो 21% हम ऑक्सीजन लेते हैं और 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं जब हम सांस लेते हैं, ठीक है। और एक्सहेल्ड एयर में 16.4% हम ऑक्सीजन छोड़ते हैं और 4.4% कार्बन डाइऑक्साइड रहती है उसमें, ठीक है। तो यानी जो एक्सहेल्ड एयर है उसमें ऑक्सीजन, उसमें भी सबसे ज्यादा ऑक्सीजन ही रहती है, पर उसमें ऑक्सीजन का अमाउंट परसेंटेज 16.4% होता है और कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज ज्यादा 4.4% कार्बन डाइऑक्साइड रहता है, ठीक है। सो ब्रीदिंग इन अदर एनिमल्स, हम ये भी देखते हैं कि अदर एनिमल्स जैसे कि अभी वो जो पूछ रहा था कि कॉकरोच, अर्थवॉर्म्स, फिश, ये लोग कैसे ब्रीथ करते हैं, ठीक है। सो एनिमल्स सच एज एलिफेंट्स, लायंस, काऊ, गोट, फ्रॉग्स, lizards, snakes, birds have lungs in their chest cavity like the human beings. कुछ एनिमल्स में जैसे कि जो हायर एनिमल्स है, ठीक है, उनमें लंग्स रहता है, ठीक है, जैसे काऊ है, लायन है, एलिफेंट है, उनमें लंग्स रहता है, स्नेक है, बर्ड्स है। लेकिन बहुत जो स्मॉल एनिमल्स है उनमें लंग्स तो नहीं रहता, पर लंग्स जैसा कुछ और मैकेनिज्म रहता है, ठीक है। तो इन्हीं एनिमल्स को हम अब डिस्कस करेंगे। तो हाउ डू अदर एनिमल्स ब्रीथ? Do they have lungs like those of human beings? Let us find out. तो सबसे पहले हम कॉकरोच को देखेंगे, ठीक है। So a cockroach has a small opening on the sides of its body. कॉकरोच की पूरी बॉडी के साइड्स में छोटे छोटे ओपनिंग्स होती है, ठीक है, जिसको कि हम पोर्स कह सकते हो या, ठीक है। अदर इंसेक्ट्स ऑल्सो हैव सिमिलर ओपनिंग्स। तो जितने भी इंसेक्ट्स होते हैं, कीड़े होते हैं जिनके की 6 पैर होते हैं, उन सबको आप इंसेक्ट्स में रख सकते हो, ठीक है। तो उनमें बॉडी के ऊपर स्मॉल ओपनिंग्स होती हैं, पोर्स होते हैं, ठीक है, और इन ओपनिंग्स या पोर्स को हम कहते हैं स्पाइरेकल्स, ठीक है। दीज ओपनिंग्स आर कॉल्ड स्पाइरेकल्स, इसका एक टेक्निकल नाम है, ठीक है। इंसेक्ट्स हैव अ नेटवर्क ऑफ एयर ट्यूब्स कॉल्ड ट्रेकी फॉर गैस एक्सचेंज। जैसे हमारी बॉडी में ब्लड वेसल्स का पूरा एक जाल बिछा हुआ है ना, पूरा ब्लड वेसल्स एक दूसरे से कनेक्टेड है, वैसे ही कॉकरोचेस के बॉडी में एक पूरा नेटवर्क बना रहता है एयर ट्यूब्स का, जिसको कि हम कहते हैं ट्रैकी, ठीक है। और इसी ट्रैकी से गैसेस एक्सचेंज करते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन रिच एयर रशेस थ्रू स्पाइरेकल्स इनटू द ट्रैकियल ट्यूब्स, डिफ्यूजेस इनटू द बॉडी टिश्यू एंड रीचेस एवरी सेल ऑफ द बॉडी। और स्पाइरिकल्स के थ्रू जो है ऑक्सीजन जाती है इन ट्रैकिया में, और इस ट्रैकिया के थ्रू ये ऑक्सीजन पूरे सेल्स, पूरे बॉडी में पहुंचती है, ठीक है, इनटू द बॉडी टिश्यू एंड रीचेस एवरी सेल ऑफ द बॉडी। सिमिलरली कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम सेल्स गोज इनटू द ट्रैकियल ट्यूब्स एंड मूव्स आउट थ्रू द स्पाइरिकल्स। और इन्हीं स्पाइरिकल्स से सेम प्रोसेस के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड बाहर भी चली जाती है। These air tubes or tracheae are found only in insects and not in any other group of animals. तो ये जो ट्रैकी वाला सिस्टम है ये केवल इंसेक्ट्स जैसे कि कॉकरोच है या और जो इंसेक्ट्स है, ठीक है, उनमें ही पाए जाते, और किसी में नहीं पाए जाते, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये पूरा, ये ट्रैकिया का एक पूरा एक सिस्टम है। यहाँ पे ये जो है, लेट मी यूज अ डिफरेंट कलर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये पूरा एक ये ट्रेकिया का ये सिस्टम है, ये ट्यूब्स है, ठीक है, ये पूरी ट्यूब्स है, ये पूरी फैली हुई, इन्हीं के अंदर यहाँ पे ये पोर्स है स्पाइरिकल्स, ठीक है। इसी पोर्स से ये एयर यहाँ पे आती है, यहाँ से, ठीक है, और इसके अंदर एयर जाती है। और ये ट्यूब क्योंकि पूरे बॉडी के कवर की हुई है, ऐसे करके, ठीक है, पूरी बॉडी में फैली हुई है, तो इन्हीं ट्यूब्स से हर एक सेल तक ऑक्सीजन पहुंचती है, ठीक है। लेकिन ये केवल लिमिटेड है इंसेक्ट्स या कॉकरोचेस तक ही है, ठीक है, कॉकरोच या उसके जैसे जितने इंसेक्ट्स है। और अब हम बात करते हैं अर्थवॉर्म की। अर्थवॉर्म में कैसे गैसेस एक्सचेंज होता है। सो रिकॉल फ्रॉम चैप्टर 9 ऑफ क्लास 6 दैट अर्थवॉर्म्स ब्रीथ थ्रू देयर स्किन। तो अर्थवॉर्म कैसे ब्रीथ करते हैं आपको पता है, स्किन से, अपने स्किन के सरफेस से गैसेस एक्सचेंज करते हैं। द स्किन ऑफ एन अर्थवॉर्म फील्स मॉइस्ट एंड स्लिमी ऑन टचिंग। छूने में स्लिपरी और कुछ मॉइस्ट
टेक्सचर सी रहती है, उसी के थ्रू ये गैसेस एक्सचेंज करते हैं. गैसेस कैन इजिली पास थ्रू देम. दो frogs have a pair of lungs like human beings, but they can also breathe through their skin which is moist and slippery. तो वैसे तो फ्रॉग्स के पास लंग्स होता है जैसे ह्यूमन बींग्स के पास है, लेकिन वो बहुत सारा, क्योंकि वो जो है कभी जमीन पे रहते हैं, कभी वाटर में रहते हैं, तो वो अपने स्किन के थ्रू भी गैसेस एक्सचेंज कर सकते हैं. ठीक है. सो बूजो के मन में एक सवाल आ रहा है. बूजो हैज सीन इन टेलीविजन प्रोग्राम दैट whales and dolphins often come up to the water surface. They even release a fountain of water sometimes while moving upwards. What do they do? तो बूझो का सवाल बहुत अच्छा है कि वो क्यों ऊपर आती हैं और वो फाउंटेन टाइप का क्यों निकालती हैं. ठीक है. तो यस, दे डू कम एट द सरफेस टू टेक अप द ऑक्सीजन. वो ऑक्सीजन लेने आती हैं ताकि ऑक्सीजन ले और पानी के अंदर चली जाती हैं, क्योंकि वो पानी के बिना भी नहीं रह सकती हैं, लेकिन ऑक्सीजन के बिना भी नहीं रह सकती हैं. तो वो ऑक्सीजन लेती हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करती है. तो जब रिलीज करती है तो क्योंकि उनकी बॉडी में पूरा पानी रहता है, पानी के बीच में रहती है, तो गैसेस को जब रिलीज करती है तो ऐसा लगता है फाउंटेन चल रहा है. ठीक है. तो दे टू कम अप द सरफेस टू कलेक्ट ऑक्सीजन. ठीक है. सो ब्रीदिंग अंडर वाटर, इस टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में. आई होप कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा. एंड यू स्टिल फाइंड एनी डिफिकल्टी, यू कैन राइट टू मी इन द कमेंट सेक्शन. थैंक यू सो मच.